इतने फास्टली वो मलबेरी लीव्स को ईट करते हैं ये लार्वा कैटरपिलर्स। और ये हो गई उनकी कंप्लीट ग्रोथ। 4 वीक्स में वो कंप्लीटली ग्रो हो जाते हैं और फिर वो लीव्स ईट करना स्टॉप कर देते हैं और अपना ककून फॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग पीरियड ऑफ ककून। ये उसने ककून वेव करना स्टार्ट कर दिया। There are varieties of silk moths. Different type of silk with different texture are obtained from different varieties of silk moth. And these differences arises based on texture, that is coarse, smooth or shiny appearance. The types or varieties of silk moths are Tessar silk, Muga silk, Kosa silk. These are 3 different types of silk produced from cocoon of different varieties of silk moth. These are the 3 types of silk: Tessar silk, Muga silk and Kosa silk. The most common silk moth is the mulberry silk moth. The silk fiber obtained from this is of very good quality. सबसे गुड क्वालिटी वाला सिल्क जो है वो मलबेरी सिल्क मॉथ है जो मलबेरी लीव्स के ऊपर ग्रो होता है। A female silk moth lays hundreds of eggs at a time. वन टाइम में ये जो अडल्ट फीमेल है ये hundreds of eggs ले करती है जिसमें निकलते हैं लार्वा। These eggs are warmed to a temperature suitable for hatching and this is known as incubation. ये जो eggs है सिल्क वर्म के ये जो eggs है उन्हें फेवरेबल कंडीशंस में सुटेबल टेम्परेचर को हैच किया जाता है, वार्म किया जाता है और ये जो प्रोसेस है हैचिंग की इट इज कॉल्ड एज incubation. Incubation. What is incubation? The process of hatching the eggs of silkworm, or the eggs are warmed. The eggs of silkworm are warmed to suitable temperature for hatching. Is called as incubation. What is incubation? The eggs of silkworm are warmed to a temperature suitable for hatching. It is called as incubation. हैच होने के बाद ये एग्स में से लार्वा बाहर निकलते हैं। After hatching, the silkworms are fed on freshly chopped mulberry leaves. For 6 weeks, the worms ate almost continuously and increase in size. ज़्यादा से ज़्यादा कब तक ये ईट करते हैं? 5 to 6 वीक तक ये लार्वा जो है वो लीव्स ईट करते हैं। स्पेशली कौन से? मलबेरी लीव्स। चॉप किए वाले मलबेरी लीव्स पे इन लार्वा को, इन कैटरपिलर्स को छोड़ा जाता है और वो कंटिन्यूअसली ईटिंग करते हैं और उनकी साइज इंक्रीज करते हैं। एट द एंड ऑफ दिस पीरियड दे आर रेडी टू स्पिन देयर cocoons. Branches of trees or shrubs
आर प्लेस्ड इन देयर रेयरिंग हाउसेस। इनके जो रेयरिंग हाउसेस होते हैं सिल्क वर्म के, उन रेयरिंग हाउसेस में मलबेरी लीव्स के ब्रांचेस डाले जाते हैं या फिर श्रब्स, छोटे वाले प्लांट्स डाले जाते हैं। द वर्म्स क्लाइंब दीज ब्रांचेस एंड मेक देयर cocoons out of one continuous thread, taking about 8 days for the process। और जब इनकी ईटिंग प्रोसेस बंद हो जाती है, ये ल्यूज ईट करना स्टॉप कर देते हैं और स्टार्ट करते हैं ककुन फॉर्म करना, जिसके लिए उन्हें कितना टाइम लगता है? ककुन फॉर्मेशन के लिए उन्हें कम से कम 8 डेज लगते हैं। और ये कंटिन्यूअस वन थ्रेड से ये ककुन फॉर्म किया जाता है। कंटिन्यूअस वन थ्रेड से एक बार उन्होंने वो लिक्विड उनके माउथ से सिक्रेट करना स्टार्ट किया तो वो कंटिन्यूअस हो जाता है, वो बहुत ही सिल्की। अब वो सिल्की है, सिल्क के टेक्सचर से ही हमें पता चलता है वो कितना सिल्की होता है, स्मूथ होता है। वो स्मूथ होने से, फ्लेक्सिबल होने से वो टूटता नहीं है और कंटिन्यूअस वन थ्रेड से ये ककुन फॉर्म हो जाता है, जिसके लिए लगते हैं 8 डेज। दिस इज कॉल्ड स्पिनिंग। The amount of usable silk in each cocoon is small and about 5,500 silkworms are required to produce 1 kilo of raw silk। 1 किलो रॉ सिल्क ऑब्टेन करने के लिए कितने ककुन्स लगते हैं? 5,500 cocoons are required for making 1 kilo raw silk. After all the cocoons have been gathered, the initial step in silk manufacture is to kill the insect inside them। इन इंसेक्ट को इसके अंदर ही किल किया जाता है। कैसे किल किया जाता है? बॉइलिंग वाटर में इसे डाला जाता है। Thus the cocoons are first boiled or treated in ovens, killing the insect by heat. The silk fiber is obtained from the cocoons by delicate process known as reeling। ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये थ्रेड्स मेक किए जा रहे हैं इन ककुन से। ककुन से वो फिलामेंट्स ऑब्टेन करके उससे थ्रेड मेक किया जा रहा है। ये जो प्रोसेस है इसे क्या बोला जाता है? रीलिंग और फिलेचर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रीलिंग और फिलेचर। रील्स बनाए जाते हैं थ्रेड के, इसे बोला जाता है रीलिंग। ये इंस्ट्रूमेंट, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज किया जा रहा है रीलिंग के लिए। द cocoons आर फर्स्ट हीटेड इन बॉइलिंग वाटर टू डिजॉल्व द गमी सब्सटेंस दैट होल्ड्स द cocoon फिलामेंट इन प्लेस। इस कंटेनर में बॉइलिंग वाटर डाल के इन ककुन्स को बॉईल किया गया है। और ये जो वाटर आपको येलो 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 वाला वाटर यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये जो है थोड़ा सा येलोइश, क्यों? क्योंकि ये गमी है। गम स्टिक करने के लिए हम यूज करते हैं। गमी होने की वजह से ये वाटर, ये जो ककुन्स है इन्हें होल्ड करने के लिए ये सब्सटेंस जो है वो गमी होता है। After this heating, the filaments from the 4 to 8 cocoons are joined and twisted. This is then combined with a number of other similarly twisted filaments to make a thread that is wound on a reel। कम से कम 8 फिलामेंट्स जॉइन करके उन्हें ट्विस्ट किया जाता है और उससे थ्रेड बनाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे फिलामेंट्स। ये जो मीनली ऑब्जर्व करो, यहाँ पे फिलामेंट्स आपको दिख रहे हैं। ये 8 से ज्यादा फिलामेंट है, इन्हें ट्विस्ट करके ये थ्रेड बनाया गया है और इस थ्रेड को रील को ऊन किया जाता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है रीलिंग। The resulting thread is called as raw silk। इस बास्केट में जो दिख रहा है आपको, ये है raw silk। It is
woven into silk cloth by weavers. ये जो सिल्क है, रॉ सिल्क, ये इंडस्ट्री में भेजा जाता है और इससे क्लॉथ मेक किए जाते हैं. तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है. देखिए, सिल्क मॉथ से हमें एग्स मिलते हैं, सिल्क मॉथ से एग्स मिलते हैं सिल्क वर्म के, जिसमें से बाहर निकलता है लार्वा. उस लार्वा को फीड किया जाता है लीव्स पे. फीड होने के बाद, कंप्लीट ग्रो होने के बाद, वो लार्वा जो है वो फॉर्म करते हैं ककुन्स. उन ककुन्स को बॉईल किया जाता है, उनसे फिलामेंट निकाले जाते हैं और उनसे रॉ सिल्क बनाया जाता है. वो रील के ऊपर ऊन किया जाता है. यस, इस प्रोसेस को रीलिंग बोला जाता है. यहाँ पे आपको शॉर्ट में डेफिनेशन मिलेगी रीलिंग की. सेपरेटिंग सिल्क threads from cocoon of the silkworm is called as reeling. What is reeling? Separating silk threads from cocoon of the silkworm is called reeling. रीलिंग होने के बाद ये जो हमें थ्रेड्स मिले हैं, उन थ्रेड से, उन सिल्क यार्न से, सिल्क फाइबर से सिल्क यार्न या सिल्क थ्रेड, थ्रेड को ही यार्न बोला जाता है, थ्रेड बने हैं. उन थ्रेड को वेव किया जाता है उनका क्लॉथ मेक करने के लिए. ये प्रोसेस मैंने आपको कॉटन इंडस्ट्री में बताई थी, थ्रेड से क्लॉथ्स कैसे बनते हैं. तो वैसे ही इस सिल्क थ्रेड से क्लॉथ मेक किए जाते हैं और ये फैब्रिक बन गया, सिल्क फैब्रिक, क्लॉथ बन गया सिल्क का. और इस सिल्क क्लॉथ के डिफरेंट वैरायटी के क्लॉथ्स मेक किए जाते हैं. Here we have completed the sericulture. Now we will see what are the different health problems of the worker that work in wool or sericulture industry. इन इंडस्ट्री में, फाइबर इंडस्ट्री में वर्क करने वाले वर्कर्स के लिए क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं. Workers employed in almost all processes of sericulture industry or wool industry are advised affected by number of diseases. People who work in the wool industry sometimes get infected by a bacterium called anthrax. Anthrax is a disease caused by bacterium in cattle or sheep etc. sheep से, गोट से हमें ऊल मिलता है और इनके बॉडी के ऊपर एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है एंथ्रैक्स. और ये एंथ्रैक्स का इन्फेक्शन अगर ह्यूमन बीइंग को हो जाए तो उस ह्यूमन को, उस पर्सन को एंथ्रैक्स नाम का डिसीज होता है. एंथ्रैक्स बैक्टीरियम से कॉज होने वाला डिसीज एंथ्रैक्स. इट स्प्रेड थ्रू डर्टी वूल, डर्टी वूल से ये स्प्रेड होता है. इट लीड्स टू अ फेटल ब्लड डिसीज कॉल्ड सॉर्टर्स डिसीज. ये जिस पर्सन को हो जाता है वो आगे चल के इस एंथ्रैक्स के आगे के स्टेप में उस पर्सन को दूसरा एक ब्लड डिसीज होता है जिसका नाम होता है सॉर्टर्स डिसीज. पीपल हु सॉर्ट द वूल में be affected by this disease. Then respiratory problems also create in it. It causes respiratory problems also. Inhalation of vapors arising from cocoons undergo steaming, cooking and drilling produces breathing problem, asthma and other bronchial ailments. जो बॉईल किए जाते हैं ककून्स, उस बॉइलिंग प्रोसेस में इससे फर्स्ट स्टेप में
स्किन डिसीजेस ऑकर होते हैं सेरिकल्चर इंडस्ट्री में वर्क करने वाले वर्कर्स को। क्यों? द फर्स्ट स्टेप इन ड्रिलिंग इज बॉइलिंग ऑफ ककून इन वाटर टू किल द वर्म। हमने देखा है ककून्स को बॉइलिंग वाटर में किल किया जाता है। तो ये जो बॉइलिंग वाटर है, उन ककून्स को चेक करने के लिए इन वर्कर्स को उस बॉइलिंग वाटर में हैंड्स डीप करने पड़ते हैं। And as a result of constant dipping in boiling water, the skin of worker become raw and blistered. ये कांस्टेंट डिपिंग की वजह से बार बार उन्हें उस बॉइलिंग वाटर में हाथ डालना पड़ता है और इसकी वजह से उनके हैंड्स पे जो है ब्लिस्टर्स आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हैंड, यहाँ पे इस हैंड को ब्लिस्टर्स आ गए हैं, रेडिश ब्लिस्टर्स। एंड these blisters result peeling of skin of hand and feet. हैंड के और फीट के पीलिंग हो जाते हैं, स्किन निकल जाती है, जो कि बहुत ही पेनफुल है। स्कैबीज ऑकर होता है इस ब्लिस्टर की वजह से। Which disease occur due to this blister? Scabies. This is a skin disease. And other skin infection also occur due to this. Other problems भी उन्हें create होते हैं, जैसे backache and spine related problems, पीठ का दुखना, then strain on eyes due to reeling fine strain of threads in eyelets. ये जो सिल्क है ये लस्ट्रस होता है और ये सिल्क के शाइन की वजह से इनके आईज में जो है स्ट्रेन क्रिएट हो जाता है और आईज प्रॉब्लम्स भी इन्हें आ जाते हैं। एंड द रिस्पायरेटरी डिसीजेस ऑकर ड्यू टू inhalation of vapors arising from cocoons undergoing steaming, cooking and reeling produces breathing problems. ये जो ककून को कुक किया जाता है उससे जो वेपर्स क्रिएट होते हैं, इस वेपर्स की वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं उन वर्कर्स को। साथ ही उन्हें अस्थमा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं एंड अदर ब्रोंचाइलर एलिमेंट्स, अदर bronchial elements. These problems are created in the workers who work in सेरिकल्चर इंडस्ट्री। लेकिन इस पे भी अभी जो फर्स्ट वाला डिसीज हमने देखा एंथ्रैक्स, उस पे वैक्सीन्स आ गए हैं मार्केट में, तो वो वैक्सीन्स दिए जाते हैं उन वर्कर्स को। देन स्कैबीज जो होते हैं, बॉइलिंग वाटर में हाथ डालने की वजह से स्कैबीज जो होते हैं उस पर डिफरेंट मेडिसिन्स तैयार हो गए हैं और ये वर्कर्स के लिए ये वर्क करना इजी हो गया है। अब हमने देखा सिल्क कैसे ऑब्टेन किया जाता है, ऊल कैसे ऑब्टेन किया जाता है। मार्केट में हमें डिफरेंट टाइप के वुलन क्लोथ्स और सिल्क क्लोथ्स मिलते हैं, लेकिन वो क्लोथ्स नेचुरल ऊल या सिल्क से बने हैं या आर्टिफिशियल सिल्क ऊल से बने हैं, वो कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसके लिए आपके बुक में एक टेबल दिया गया है जिसमें कुछ ऑब्जर्वेशन हमें करने हैं, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम जो क्लोथ बाय कर रहे हैं मार्केट से वो नेचुरल है या आर्टिफिशियल है। तो फर्स्ट टेस्ट तो है बर्न और मेल्ट टेस्ट। अगर सिल्क को बर्न किया जाए तो वो बर्न होता है, ऊल को बर्न किया जाए तो वो भी बर्न होता है। लेकिन आर्टिफिशियल क्लोथ जो है उसे अगर फ्लेम दी गई तो वो मेल्ट होता है। तो नेचुरल सिल्क, नेचुरल ऊल जो है उसे फ्लेम दी गई तो वो बर्न होते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल क्लोथ को फ्लेम मिली तो वो मेल्ट होते हैं। देन सेकंड ऑब्जर्वेशन इज अबाउट स्मेल। ये जो बर्न किए वाले स्मेल के बारे में अगर देखा जाए तो सिल्क को बर्न करने के बाद नेचुरल सिल्क है
तो उससे कोई भी स्ट्रॉन्ग ओडर नहीं आएगा। लेकिन आर्टिफिशियल सिल्क है तो कुछ स्पेशल टाइप का ओडर हमें वहां से मिलेगा। अगर नेचुरल ऊल को बर्न किया जाए तो हेयर को बर्न करने के बाद जो स्मेल आता है वैसा ही स्मेल ऊल बर्न करने के बाद आता है, नेचुरल ऊल बर्न करने के बाद। लेकिन वो आर्टिफिशियल अगर ऊल है तो उसका अलग सा ओडर आएगा। देन जो रेसिड्यू उससे मिलता है, जो ऐश उससे मिलती है बर्न करने के बाद, वो ऐश को ऑब्जर्व किया तो हमें कैसे कौन सा ऑब्जर्वेशन करने हैं, देखिए। सिल्क और ऊल को बर्न करने के बाद जो ऐश मिलती है वो ऐश है डल ब्लैक कलर की, जिसे हम ग्रे कलर बोलते हैं। डल ब्लैक कलर की हॉलो बीड्स विच क्रश इजीली टू पाउडर। उसे क्रश किया, फिंगर टिप्स में लेके उसे क्रश किया, ऐसे क्रश किया हमने तो उसका फाइन पाउडर हमें मिलता है। लेकिन आर्टिफिशियल क्लोथ को अगर बर्न किया तो उसकी जो ऐश है वो डार्क होती है और हार्ड होती है, उसका फाइन पाउडर तैयार नहीं होता है। अदर फीचर्स क्या हम बोल सकते हैं, देखिए। सिल्क और ऊल सेल्फ डिस्टिंग्विशिंग है, इसका स्मूथ स्ट्रक्चर है सिल्क का, ऊल का जो है वार्म फील है। लेकिन आर्टिफिशियल जो क्लोथ है वो मेल्ट होने के बाद नाइलॉन फॉल होता है ग्राउंड पे, बर्न होने के बाद के ये फीचर्स है, देखिए। सेल्फ डिस्टिंग्विशिंग और आर्टिफिशियल क्लोथ को बर्न करने के बाद वो मेल्ट होता है और नाइलॉन फॉल होता है ग्राउंड के ऊपर। ऐसे छोटे छोटे ड्रॉप्स नाइलॉन बर्न करने के बाद जैसे ड्रॉप्स निकलते हैं टार के जैसे, जिसे हम मराठी में डांबर बोलते हैं, वैसे वाले ड्रॉप्स ये आर्टिफिशियल क्लोथ बर्न करने के बाद हमें मिलेंगे। तो ये कुछ फीचर्स है। हम नेचुरल सिल्क को आर्टिफिशियल सिल्क से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर नेचुरल ऊल और आर्टिफिशियल ऊल को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके ये छोड़ के मैं आपको और एक वे बताती हूँ सिल्क आइडेंटिफाई करने का। सिल्क को अभी ये बर्निंग तो पॉसिबल नहीं है, कोई भी दुकानदार कोई भी बिजनेसमैन हमें वो सिल्क बर्न करके नहीं देखने दे सकता है ना। तो दूसरी एक मेथड मैं आपको बताती हूँ। ये जो सिल्क का क्लॉथ हम बाय करते हैं तो उस सिल्क क्लॉथ को हैंड्स के ऊपर रब कीजिए। हैंड्स के ऊपर रब करने के बाद अगर उससे वार्मनेस क्रिएट होती है, वार्म हो जाता है वो क्लॉथ और अपने हैंड्स, तो वो है नेचुरल सिल्क। और आर्टिफिशियल सिल्क को रब करने से वहां पे कोई भी वार्मनेस क्रिएट नहीं होता है। देन सेकंड टेस्ट जो है वो अबाउट उसकी कलर। अगर थोड़ी दूरी पे सिल्क रखा जाए तो उसके डिफरेंट शेड्स हमें दिखाई देते हैं, उसके शैडो से भी डिफरेंट शेड्स क्रिएट होते हैं। लेकिन जो सिल्क है शाइन तो दोनों में भी है, नेचुरल सिल्क में भी है आर्टिफिशियल सिल्क में भी है, लेकिन जो शाइन नेचुरल सिल्क में है उसके शेड्स डिफरेंट कलर्स के आते हैं। और जो आर्टिफिशियल सिल्क है वो अगर हम दूर से देखेंगे तो उसका लस्टर वाइट वाला लस्टर हमें दिखाई देता है, दूसरा कलर उससे फॉर्म नहीं होता है। तो ये हम कर सकते हैं, ये टेस्ट हम कर सकते हैं जब हम सिल्क बाय करते हैं। तो आपको नेचुरल सिल्क जो बहुत कॉस्टली मिलता है वो आइडेंटिफाई करना नेसेसरी है। ये कुछ टिप्स मैंने मेरी तरफ से आपको दिए हैं। यहाँ पे हमने ये चैप्टर एनिमल फाइबर्स ये चैप्टर कंप्लीट किया है। आपको इस चैप्टर के बारे में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर तो आपके पास है ही। बाय।